आदरणीय श्री अशोक जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आदरणीय अशोक जी, मैं आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत नमस्ते। स्वागत है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने जब नौलखा महल में कार्य शुरू किया, तो आपने आज जो उस कार्य को बहुत ऊंचे स्तर तक लेकर के गए हैं, पहुंचाया है, उसके पीछे आपका विजन क्या है? तो मैं अपनी बात का प्रारंभ अपने पूज्य पिताजी का स्मरण करते हुए करूं। उनके जीवन का एक ध्येय वाक्य था, सिद्धांतों से तनिक भी समझौता नहीं, परंतु युगानुकूल शैली अपना लेनी चाहिए। तो वो मेरे अंदर रचा बसा था और मैं कहीं इस बात की कमी महसूस करता था। विशेष रूप से मैं शिकागो जब गया 2007 में, जब सम्मेलन हुआ था वहाँ, कि आकर्षक होना पहली शर्त कभी कभी बन जाता है, क्योंकि वही आपको बुलाने का साधन बन जाता है। हम एक जगह जा रहे थे, बहुत सुंदर बिल्डिंग थी, बहुत सुंदर। तो हमने ड्राइवर साहब को कहा, भाई रोको। उन्होंने कहा ये आपकी इटिनरी में है। कोई बात नहीं, इसको रोकिए गाड़ी को, हम देखना चाहते हैं। यानी हम बरबस रुकने को मजबूर हो गए। बाद में पता चला कि वो बाही मत वालों की बिल्डिंग है। तो यानी उसने हमें आकर्षित तो कर लिया, अब वो हमें क्या देते हैं ये दूसरा प्रश्न है। तो तब से मेरे दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। और ये बात मैंने करीब, मेरा आधा घंटे का मुझे प्रवचन का समय मिला था शिकागो आर्य मत सम्मेलन में। तो मैंने ये बात लोगों के सामने रखी, अपना विचार रखा इस तरह का। तो आप मानिए 5 मिनट तक जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन जो है क्लैपिंग्स के द्वारा दिया गया। तो मुझे लगा कि सोच ठीक है, सकारात्मक दिशा है। तो इस पर हमने तभी से काम प्रारंभ किया। उदयपुर के पास में पूज्य महाशय धर्मपाल जी के सौजन्य से एक जमीन ली गई। बहुत बड़ी जमीन थी वो, सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ बनाने का। ये 2009 की बात कर रहा हूँ। उस समय सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ करीब 150 फीट ऊपर बनाना, और उसके चारों तरफ उस तरह के प्रकल्प जो अब हमने किए हैं वो करने का मानस था। पर दैवयोग से कई बार कई आपके विचार सफल नहीं होते हैं, वो नहीं हो पाया। अब महाशय जी, पूज्य महाशय जी हमारे बीच में है भी नहीं है, परंतु एक वो जो चल रहा था धागा, वो कहीं इधर उधर नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि महर्षि दयानंद जी जहां पर रहे, जहां पर उन्होंने 6.5 महीने प्रवास किया, विश्वदानंद जी कहा करते थे, पूज्य विश्वदानंद जी, कि ये वो जगह है जहां की मिट्टी महर्षि की पग रज लेकर के स्वर्ण बन चुकी है, जहां की वायु में अभी भी शब्द नष्ट नहीं होते, अभी भी कहीं ना कहीं ऋषि के शब्द गुंजायमान हो रहे हैं। और ये वो जगह है जहां सकारात्मक रूप से आपको समर्थन मिलने की, पूरी पूरी आध्यात्मिक रूप से आपको ऊंचाई पे ले जाने के, और वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो वहां है। मैंने इतने वर्ष में अनुभव किया। देखिए, जीवन में कई प्रकार के अवसर आते हैं, आपके मन में निराशा भी जागृत होती है। ऐसे अवसर आए हैं कि मैं निराश के क्षणों में, परंतु ऐसा लगा कि जैसे कोई सकारात्मक धारा अंदर प्रविष्ट होकर के कह रही हो कि निराश की होने की क्या बात है, आज नहीं तो कल होगा। तो आखिर वो दिन आया जिसकी चर्चा पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी वहां देख करके आए हैं, और हमें इनका आशीर्वाद इस रूप में मिला कि आपने अच्छा काम किया है। तो वहां पर जैसे मैंने कहा, ऋषि दयानंद जी महाराज के 4 ग्रंथों को हमने विशेष रूप से वहां पर प्रदर्शित किया। एक तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, दूसरा पंचमहायज्ञ विधि, तीसरा संस्कार विधि, और चौथा सत्यार्थ प्रकाश तो है। इसको जगह जगह, जैसे उदाहरण के, तो जैसे ही आप अंदर प्रविष्ट होते हैं, सबसे पहले वेद आ जाता है आपके सामने। जिन 4 ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण की भावना को लेकर के पहला वेद ज्ञान जो दिया 4 ऋषियों को, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, उनका हमने वहां पर आदमकद एक FRP कहते हैं, जिसको फाइबर की कोई टेक्निक होती है, वो खराब नहीं होती, धूप और मिट्टी इनसे खराब नहीं होती, वो हमने वहां लगाए हुए हैं। उसके बाद सवाल आता है कि लोग हमसे पूछते, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा स्वामी जी, हर समय मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि देखने वाले केवल ऋषि भक्त नहीं आने वाले, देखने वाले बहुतायत में वो लोग आएंगे जिन्होंने अभी ऋषि दयानंद की विचारधारा को समझा नहीं, वेद की विचारधारा से थोड़ा सा दूर है। तो हमने उस तरीके से सृजन किया कि बाहर हम सीमित जगह में
हमने केवल 8 वेद मंत्रों का चयन किया, पर उनको खोल करके रख दिया दृश्यात्मक रूप में कि सहजता से, सरलता से लोगों के समझ में आ जाए। मैं कहता हूं कि अगर बहुत पंडितों के लिए नहीं है वो जगह, तो कोई कहता है तो मुझे स्वीकार है, पंडितों के लिए नहीं है कोई बात नहीं। यद्यपि हमने हर समय हर स्क्रिप्ट बनाने में ये ध्यान रखा है कि हमसे कोई स्खलन न हो, कोई चूक न हो। संस्कार वीथिका जो बनाई है वो अद्भुत है, ऐसा लोगों का भी कहना है, मेरा मानना तो खैर है ही। वहां जो भी लोग आते हैं, हमने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा में उनको सजाया है। अब इसमें हमारे 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये था कि कोई ये समझते हैं कि नॉर्थ इंडिया में केवल संस्कार हुआ करते थे, तो ये पैन इंडिया होते थे, केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं होते। दूसरा क्या होता है, एक मानव मन का स्वभाव है, परिवर्तन अच्छा लगता है। सबको एक जैसे कपड़े पहना के आप लगा दें तो उतना बढ़िया नहीं लगेगा। हमने उसमें मेहनत करके उसको इस तरीके से बनाया है। उसको दिखाने के हमने 3 साधन रखे हैं। एक तो ऑडियो कम विजुअल बनाया है, उसमें लगते हैं 21 मिनट। पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं, पर्यटकों के पास इतना समय नहीं होता कि वो भाई इतना ज़्यादा जो है समय दे पाए। तो क्या होता है, हमने वहाँ गाइड रखे, निःशुल्क गाइड। पूरे नवलखा महल में 3 निःशुल्क गाइड हैं, बहुत सुंदरता के साथ, सहजता के साथ वो वहाँ समझाते हैं। तो वो 5-7 मिनट में पूरे संस्कारों को बता देते हैं। इसके अलावा भी हमने वहाँ QR कोड लगाए हुए हैं, मतलब कोई अगर ज़्यादा प्रभावित है, ले जाना चाहता है, आप फोटो खींच के ले जाइए, स्कैन आराम से करके घर पे सुनिए। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी, और न केवल यहाँ आर्यावर्त चित्र दीर्घा जो हमने बनाई है उसमें 2 घंटे के लगभग का ऑडियो है, अलग अलग टुकड़ों में। तो ऋषियों की परंपरा को हमने वहाँ दिखाया। वेद में बीज रूप में महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि तृण से लेकर के ईश्वर पर्यंत सारा विज्ञान, सारा ज्ञान आपको वेद में मिलता है, परंतु बीज रूप में। इस बीज रूप विद्या को जिन ऋषियों ने विस्तृत किया, समझाया, उनको भी हमने वहां पर दिखाया। आपने तो पूरे भारत की सांस्कृतिक झांकी वहां दिखा दी है। जी जी बिल्कुल। केवल आर्य समाज ही नहीं, ऋषि दयानंद से प्रेरित जितने भी व्यक्तित्व थे, और ऋषि दयानंद से भी बाहर जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए बड़ा बड़ा काम किया है, आर्य समाज से बाहर भी महापुरुष हुए हैं, उनको भी आपने वहाँ दिया है, और उनके जीवन से लोग प्रेरणा दें, लें, ऐसा आपका एक अभिमत है। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। शुरुआत में जब जाते हैं तो भारत की जो धरोहर है, जो हमारे महापुरुष हैं, वो आपने सभी महापुरुषों को उसमें लिया है। तो वो बहुत दिव्य एक आपकी सोच है, और उसको जाते ही बच्चे जब देखते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष का एक ऐसा पहला आर्य समाज का एक दिव्य तीर्थ है जहाँ पर लोग टिकट लेकर के जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आर्य समाजों में तो लोग वैसे ही नहीं जाते, लेकिन आपके संस्थान में लोग 30 रुपए का टिकट लेकर के जाते हैं, और जब वो वापस लौटते हैं तो ये कहते हैं कि भाई ये टिकट तो कुछ भी नहीं है, जो हमको नॉलेज मिली है पूरे सनातन, पूरे वैदिक जगत की और पूरे आर्य समाज की परंपराओं का जो ज्ञान मिला है, वैदिक ज्ञान मिला है, ये तो बिल्कुल अतुलनीय है, अमूल चीज है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा परिश्रम है। और जो आपने वहाँ विशेष करके वो बनाया है, जो वीडियो थिएटर, जहाँ लगभग 15 मिनट की जो मूवी दिखाते हैं, मैं मानता था अशोक जी, मैं पहले एक बार अक्षरधाम गया जी, तो वहाँ मैंने स्वामी नारायण की उन लोगों ने मूवी मुझे दिखाई, तो उसने इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया। मैं तो आर्य समाज की परंपरा से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई जो नया व्यक्ति जाएगा तो निश्चित उसके दिल और दिमाग में नारायण स्वामी बैठ ही जाएंगे, है ना। तो मैं ये सोचता था कि हमारे ऋषि के जीवन से तो संबंधित सारी सत्य बातें जुड़ी हुई है। उन्होंने कितना तप किया जीवन में, कभी भालू आ रहा है तो कोई ट्विस्ट कर दे रहा है, कभी कैसी कैसी यातना उन्होंने सही। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते। लेकिन वो काम आर्य समाज नहीं कर पाया जो काम आपने किया है। उस 15 मिनट के थिएटर में बैठ करके जो 15 मिनट की मूवी देख लेता है, मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि वो आर्य समाज से परिचित हो जाता है, ऋषि दयानंद से परिचित होता है, ऋषि की परंपरा से परिचित होता है। तो ये आपका बहुत अद्वितीय कार्य है, और इससे आने वाली पीढ़ियों को वैदिक धर्म से जुड़ने का एक सुयोग अवसर मिलेगा, और हमारे आर्य समाज के जो पदाधिकारी लोग हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि काम कैसे किया जाए, जिससे एक छोटे से प्लेटफार्म पर आपने एक बड़ा विस्तृत इसको काम को अंजाम दे दिया। मैं आदरणीय श्री मास्टर धर्मपाल जी का धन्यवाद करूंगा। वो आर्य समाज के भामाशाह थे,
आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य यशस्वी सुपुत्र महाशय राजीव गुलाटी जी भी अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद जी महाराज का एक तो निर्वाण स्थल और एक अजमेर के अंदर बहुत भव्य है, उन्होंने वहाँ हाईवे के साथ में ऋषि का बहुत भव्य स्मारक बनवा रहे हैं। एमडीएच परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन अशोक जी, मैं आपको इसलिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अजमेर में जो जगह है वो जगह बहुत बड़ी है, लेकिन आपके पास एक छोटी सी जगह है और छोटी सी जगह में आपने इतना इतना बड़ा विशाल काम कर दिया, इसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद। तो मैं पूरे आर्य जगत की जनता से निवेदन करूंगा कि फरवरी में आप उसका लोकार्पण करेंगे, है ना। और एक परिचय मैं और दे दूं, हमारे आदरणीय अशोक जी केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं है, आप एक बड़े अधिकारी रहे हैं और आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी बड़ी अद्भुत है। हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जो सनातन जगत के, आर्य जगत के बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्वान थे, आर्य लोगों के हृदय में उनका बड़ा प्रमुखता से स्थान था। उनकी जीवन शैली, उनकी विचार शक्ति और उनका व्यवहार ऐसा था कि जो व्यक्ति एक बार आचार्य जी से मिल जाता था तो आचार्य जी चुंबक की तरह उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करते थे। तो उनके आप यशस्वी सुपुत्र हैं। तो जो पिता का स्वप्न था ऋषि दयानंद की विचारधारा को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाने का, आचार्य श्री ने मथुरा के अंदर बहुत बड़ा काम किया है आचार्य प्रेम भिक्षु जी महाराज ने। तो आप उन्हीं के यशस्वी सुपुत्र हैं और आपने राजस्थान की धरा को अपना कर्म भूमि बनाया और वहां पर आर्य समाज का इतना बड़ा काम कर दिया है जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो आदरणीय अशोक जी, मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ संस्कार विधि का एक विधिवत स्वरूप देखा, सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं को आपने दीवारों पर लिखा है। हमारी जो माताएं हैं, माता निर्माता भवती, तो 10 माताओं को आपने दिया है कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी संतानों का निर्माण किया और देश के वो महान महापुरुषों को भी आपने स्थान दिया है। संस्कार विधि और पूरी आर्य समाज की परंपरा है ना, कितने लोगों ने आर्य समाज की परंपरा से जुड़ करके देश के लिए काम किया है, तो सबकी डॉक्यूमेंट्री बहुत आकर्षक तरीके से आपने बनाई है। तो इस अवसर पर आप इस महासम्मेलन में पहुंचे हैं और आज आपने सम्मेलन का संचालन भी किया, आपने वक्तव्य भी रखा, तो आप उदयपुर के लिए और इस दिव्य तीर्थ के लिए आर्य जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जैसा स्वामी जी ने संकेत भी किया था, एक प्रकल्प और बन रहा है, वो अद्भुत है। पूरे विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा प्रकल्प नहीं। वो क्या है, उसका राष्ट्र मंदिर हम नाम दे रहे हैं। अच्छा। राष्ट्र मंदिर गाथा उन बलिदानियों, उन हुतात्माओं की। आप लोगों ने बहुत सारे वैक्स म्यूजियम देखे होंगे, तो वैक्स म्यूजियम में आपको सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे। अच्छा है, उनको नमन करते हैं हम। अगर सचिन तेंदुलकर साहब हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, कोई बुरी बात नहीं। परंतु मैं अक्सर सोचा करता था कि जिन लोगों ने अपने जीवन को वार दिया इस धराधाम को स्वतंत्र कराने के लिए, उनको कब और कौन याद करेगा। जी। तो वो एक मन में योजना थी और महाशय राजीव जी गुलाटी जी की अनुकंपा से ये करीब 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और वो बिल्कुल पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर आपको सिलिकॉन म्यूजियम मिलेगा और केवल मूर्तियां खड़ी हुई नहीं मिलेंगी। और एक और बात है, ऋषि दयानंद की विचारधारा से जिन लोगों ने, बहुत से गुमनाम रह गए। अब पंडित गेंदालाल जी दीक्षित है, मैं नहीं समझता बहुत लोग उनको जानते होंगे। ठाकुर रोशन सिंह जी है, उनका नाम नीरा आर्या। जिस लड़की ने अपने पति को मार दिया, विधवा होना स्वीकार किया सुभाष बाबू की जान बचाने के लिए, उसको क्या दिया इस देश ने? उस देश ने वो बुढ़ापा दिया जो फूल की मालाएं बेच बेच करके वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। ये राष्ट्र मंदिर उन सारे गुमनाम शहीदों को यहाँ पर चित्रित करने का काम करेगा। साथ में महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में हमारे आर्य बंधु भी अगर नाम लेंगे तो 2-4 को छोड़ने के बाद उनका नाम नहीं आता। तो क्या है कि कथानक को देते हुए हम उसको चित्रात्मक रूप में महर्षि दयानंद जी की ग्रंथमाला भी वहां पर दिखाने जा रहे हैं। और टंकारा में जन्म लेने के बाद ऋषिवर कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ से अपनी प्रचार यात्राओं से आते हुए अंत में अजमेर में प्राणांत हुआ था, ये सब प्रोजेक्टर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और भी कुछ भव्य चीजें हैं, परंतु कुछ आगे के लिए भी रहना चाहिए। राष्ट्र मंदिर कहाँ बना रहे हो? राष्ट्र मंदिर वही नवलखा महल में। अच्छा, नवलखा महर्षि के शयन कक्ष को जोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। आज तक शायद हमने आपको कभी ना कहा हो कि महर्षि जी के शयन कक्ष को देखिए, हमें थोड़ा सा शर्म आती थी जैसी उसकी हालत थी। पर अब हम गर्व के साथ कहने वाले हैं फरवरी में आपको कि आइए महर्षि जी के शयन कक्ष का भी दर्शन आप करिए।
ये हम आर्यों के लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण है कि ऋषि के जीवन से जुड़ी सारी स्मृतियां आज विद्यमान है, तो हम लोगों को वहां जाकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। तो क्या अद्भुत दिव्य पल क्षण रहे होंगे जिस क्षण ऋषि उस कुटिया में शयन करते होंगे, विश्राम करते होंगे। तो उस जीर्ण शीर्ण कुटी को आज भी सजोने का काम हमारे आदरणीय अशोक जी ने किया है, और वहां आप जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ऋषि अभी भी यहाँ शयन करते होंगे। तो एक बार आप लोग सभी उदयपुर जरूर जाएं, आप देखें आर्य समाज के उस एक विशाल तीर्थ को कि वहाँ किस प्रकार से एक प्रेरणा का पुंज बनाया गया है आर्य समाज के लिए, और आर्य समाज के लिए नहीं, पूरे सनातन भाई बहनों के लिए। लोग जाते हैं वहाँ, सुबह शाम इतनी पब्लिक आती है और लोग उसकी प्रशंसा करते हुए जाते हैं। उसका नाम सांस्कृतिक स्थल रखा गया है, तो वहाँ बाहर के स्कूलों के बच्चे भी आते हैं। और आप यदि आर्य लोग हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है, जहाँ महर्षि दयानंद जी महाराज 6.5 महीने रुके थे, और हम आर्य लोगों के पास में ही नहीं, हम सनातन धर्मियों के लिए आज सनातन धर्म को जानने के लिए सबसे अधिक कोई लॉजिकल साइंटिफिक बुक है जिसमें समस्त सनातन धर्म की जानकारी है, तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और वो सत्यार्थ प्रकाश ऋषि ने उसी उदयपुर की उसी धरा पर लिखा था जहाँ की बात हमारे आदरणीय श्री अशोक जी कर रहे हैं। तो बंधुओं, फरवरी के अंदर जो उसका भव्य जो कार्यक्रम होना है उसमें आप सभी पहुंचेंगे। डेट आपको पता चल जाएगी, दिनांक आपको, तिथियां का सुनिश्चित करा दिया जाएगा। तो एक बार मैं सभी आर्य जनता से निवेदन करूंगा कि आप उस दिव्य तीर्थ को अपनी आंखों से जरूर निहारने के लिए जाएं, और जब लौटेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मेरा जाना सफल हुआ। मैं आपको बताऊं अशोक जी, मैं 2 दिन के प्रवास पर गया था। मेरे साथ न्यूजीलैंड के कुछ आर्य समाज के पदाधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमको 2 दिन का समय हम घूमना चाहते हैं। तो मैंने कहा, आप बताओ कहाँ जाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा, कोई ऋषि से जुड़ा कोई स्थल दिखाइए। तो मैंने कहा, आप राजस्थान चलिए। तो मैं उनको अजमेर लेके गया, और फिर जब मैं उदयपुर गया, मुझे ये परिकल्पना नहीं थी कि उदयपुर के अंदर इतना भव्य स्मारक होगा। तो जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ, हमारी राजस्थान की यात्रा सफल हो गई। मुझे भी ये महसूस हुआ। तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, आपका इस वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।